गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ण विचार। पाठ को शुरू करने से पहले सबसे आप क्या लिखेंगे? दिनांक, कि आपने कौन सी तारीख को ये लेसन पढ़ा है। कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं आप? वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि। ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं। ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण ध्वनियों के उच्चरित और लिखित दोनों रूप के प्रतीक हैं। लड़का, मृग, कलम शब्द का उच्चारण करने पर निम्न ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। लड़का ल प्लस अ प्लस ड़ प्लस अ प्लस क प्लस अ। मृग म प्लस री प्लस ग प्लस अ। कलम क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ। इन ध्वनियों के और छोटे खंड नहीं किए जा सकते। ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। आपने इस लाइन को अंडरलाइन करना है। प्रश्न आएगा आपका कि वर्ण किससे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या है? जिन ध्वनियों के और छोटे खंड नहीं किए जा सकते, ये वर्ण कहलाती है। अब देखिए, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते क्या कहलाता है? वर्ण। अंडरलाइन करेंगे इसे। वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के 3 प्रकार के वर्ग होते हैं। कौन कौन से 3 वर्ग होते हैं? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। अब ये स्वर दिए गए हैं अ, आ, ई, उ, र, ए, ओ, औ। ये हमारे व्यंजन है। क, ख, ग, घ, न, ये सारे आपके क्या है? व्यंजन। और अयोगवाह क्या है? अ के ऊपर डॉट, अ के ऊपर चंद बिंदु और अ के पीछे विसर्ग। किसी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे आप अंडरलाइन करेंगे। जब आपका प्रश्न आएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? किसी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब सबसे पहले दिया गया स्वर। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इन्हें आप अंडरलाइन करेंगे। जब आपका प्रश्न आएगा स्वर किसे कहते हैं, तब आप इसका आंसर लिखेंगे। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11, जो निम्नलिखित हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ। उसके बाद दीर्घ स्वर। वे स्वर जिन्हें बोलने में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी वो शब्द जिन्हें बोलने में, वे स्वर जिन्हें बोलने में ज़्यादा समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। व्यंजन। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसे आप अंडरलाइन करेंगे। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन हैं? 33। अब व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ को कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ को स्पर्श करना पड़ता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 भागों में विभाजित किया जाता है। ये वर्ग के नियम दिए गए हैं और ये व्यंजन दिए गए हैं। क वर्ग, जैसे क, ख, ग, घ, ये कौन से हैं? ये सारे इनको भाग में बांटा गया है। आगे है अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को
हल्का सा स्पर्श करती है उन्हें अंतःस्थैय व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व अंतःस्थैय व्यंजन है। आप बोल के देखिए, जब आप इन्हें बोलेंगे तब आपकी जीभ मुख के किसी भाग को हल्का सा स्पर्श करती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतःस्थैय व्यंजन। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख हवा के मुख से रगड़ खाने से गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, स, स, ह, ये क्या है? हमारे ऊष्म व्यंजन। अन्य व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन। वे व्यंजन जो अन्य व्यंजनों के योग से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ और ये क्या है? श्र। ड, ये देखिए दोनों में, ये ड और ढ में क्या अंतर है? ये ट वर्ग के व्यंजन है। ड ढ के नीचे बिंदु लगाने से बनता है। इन व्यंजनों के नीचे बिंदु लगाने से इन ध्वनियों में परिवर्तित हो जाता है। ड ढ व्यंजन किसी शब्द के आरंभ में नहीं आते। ये शब्द किसी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते, ये हमेशा पीछे आते हैं। अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त अयोगवाह भी होते हैं। अंग को अनुस्वार, अ को विसर्ग कहते हैं। जब अ के ऊपर डॉट लगा होता है तो इसे हम अनुस्वार कहते हैं। जब अ के पीछे 2 डॉट लगे हैं तो हम इसे विसर्ग कहते हैं। और जब अ के ऊपर चांद बिंदु लगा होता है तो हम इसे अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार वे स्वर जिन्हें बोलने में वायु नाक से बाहर निकलती है, लिखते समय इसके ऊपर बिंदु लगाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हम अनुस्वार। जैसे अंडा, गंगा, कंधा, मंदिर आदि। विसर्ग जब कुछ शब्दों में अ के पीछे 2 डॉट की मात्रा लगाई जाती है, इस मात्रा को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे अंतः, प्रत्यह, नमः आदि। अनुनासिक वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। लिखते समय उस वर्ण के ऊपर चांद बिंदु लगाते हैं। जैसे ऊंट, ऊंट के ऊपर चांद बिंदु है। उंगली, अंगूठी, इनके ऊपर क्या है? चांद बिंदु। आगे है मात्रा। व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। प्रत्येक स्वर का निश्चित चिन्ह होता है। इन्हें व्यंजनों के साथ लगाया जाता है। स्वरों के ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अब आपका प्रश्न आएगा मात्रा किसे कहते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। प्रत्येक स्वर का निश्चित चिन्ह होता है जो कि व्यंजनों के साथ लगाए जाते हैं। स्वरों के ये चिन्ह क्या कहलाते हैं? मात्रा। जैसे स्वर क्या है? अ, आ, ई। और मात्रा क्या है? ये जो अ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये सब क्या है? मात्राएं। और मात्रा संयुक्त व्यंजन क, का, की, कु, ये सब क्या है? हमारे मात्रा संयुक्त व्यंजन। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ का प्रयोग केवल व्यंजन के साथ स्वतः होता है। अ चांद बिंदु की मात्रा व्यंजन के साथ प्रयोग अ के ऊपर चांद बिंदु इस प्रकार होता है। व्यंजन और मात्रा का संयोग। व्यंजनों पर 4 प्रकार की मात्राएं लगाई जाती है। जैसे आ, ई, ओ, औ की मात्रा व्यंजन के बाद लगाई जाती है। जैसे क प्लस आ, का, क प्लस ई, की, क प्लस ओ, को, क प्लस औ, कौ, कौन। ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है। जैसे क से पहले छोटी ई की मात्रा जिसे हम बोलते हैं वो लगाते हैं तो क्या बन जाता है? किसान। ए तथा ऐ की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। जैसे क के ऊपर ए यानी छोटी ए की मात्रा लगाते हैं तो कैसे क्या बन जाएगा? के, ला। और क के ऊपर आई की मात्रा लगाते हैं, जैसे जिसको हम बड़ी ई की मात्रा बोलते हैं तो वो क्या बन जाएगा? कैसा, कै बन जाएगा, कैसा। ऊ, री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। जैसे क में छोटा ऊ बोलते हैं हम तो
क में बड़ा ऊ बोलेंगे तो कू, और क के नीचे अगर हम लगाएंगे री की मात्रा तो वो क्री बन जाएगा। र में ऊ या ऊ की मात्रा सामने लगाई जाती है। जैसे हम र में जो ऊ की मात्रा लगाते हैं वो नीचे नहीं लगती, उसमें क्या लगती है, सामने लगाई जाती है। जैसे र के पीछे लगाई हमने, र की ऊ की मात्रा ये र के सामने लगी तो क्या बन गया, रू। अब तक हमने क्या सीखा, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को ही क्या कहा जाता है, वर्ण। हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब हमने ये लेसन रीड किया है, इसे आप दोबारा से रीड करेंगे और आज हम इस लेसन के 2 प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर स्टार्ट करने से पहले दिनांक डालेंगे, कक्षा का नाम लिखोगे और पाठ का नाम लिखोगे। इसके बाद आप ये एक्टिविटी करेंगे। स्वर के कितने भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। व्यंजन के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हमारा क्वेश्चन पहला क्या है, व्यंजनों पर कितने प्रकार की मात्राएं लगाई जाती हैं, उदाहरण सहित लिखिए। व्यंजनों पर मात्राएं 4 प्रकार से लगाई जाती हैं। व्यंजन के बाद, पहला क्या है, व्यंजन के बाद, जैसे क, आर, की, ल, को, ट, कौन, ये हमने मात्राएं व्यंजन के बाद लगाई है। ये क ये हमारे क्या है, व्यंजन, और मात्राएं हमने कहाँ लगाई हैं, व्यंजन के बाद। अब है व्यंजन से पहले, व्यंजन से पहले लगाई हम, जैसे क से पहले हमने लगाई छोटी ई तो क्या बन गई, किसान। नेक्स्ट है हमारा व्यंजन के ऊपर, जैसे ये क हमारा व्यंजन है, हमने इसके ऊपर मात्रा लगाई केला, क के ऊपर मात्रा लगाई कैसा। फोर्थ है व्यंजन के नीचे, व्यंजन के नीचे हमने लगाई है, ये हमारा व्यंजन है कुल। क क्या है हमारा व्यंजन, क के नीचे मात्रा लगाई ऊ की, कुल। क के नीचे हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई, क्या बन गया, कु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वार एवं अनुनासिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी हमने लेसन रीड किया था, हमने उसमें पढ़ा था अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। अनुस्वार, जिन वर्णों को बोलने में वायु नाक से बाहर निकलती है तथा लिखते समय बिंदु लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। जैसे अंडा, गंगा, ये क्या है, अनुस्वार के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अनुनासिक, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, वायु और मुंह दोनों से बाहर निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे ऊंट, अंगूठी, चांद। और हम अनुनासिक में क्या करते हैं, चांद बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो अनुनासिक में चांद बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार में हम बिंदी का प्रयोग, ऊपर बिंदी लगाते हैं, बिंदु जिसको कहते हैं हम वो लगाते हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक में ये अंतर पाया जाता है। अब आप ये लेसन दोबारा पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 साफ साफ अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसे भी लर्न करेंगे। थैंक यू।